हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए जो इंडेक्स लेके आया हूँ उसका नाम है इंडेक्स 105, दैट इज़ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड इट्स डिस्पोजल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया पहली वीडियो पे और मैंने उसमें पूछा था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेजेस भी किए। जिन लोगों के पास मेरा नंबर है, कहीं ना कहीं उन्होंने 6D की सीरीज़ में मेरे पास नंबर लिया था मेरे से, उन्होंने कहीं ना कहीं और मैसेज भी किया कि प्लीज़ आप सारी वीडियोस अपलोड करिए, क्योंकि 10-10 मिनट में अगर मैं सारा कुछ रिवाइज़ कर सकता हूँ इंडेक्स का और बिना बुक खोले फटाफट से, वो भी पूरा स्टडी मैट कवर करते हुए, तो मतलब स्टडी मैट के सारे पार्ट्स कवर करते हुए, तो उस प्रकार से जो है हमें ईजी रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ लोगों का भी अगर एक बच्चे का भी बेनिफिट होता है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी तो यही सोच थी कि किसी भी एक का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, वो एक चाहे मेरा दोस्त ही क्यों ना हो, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी बंदा हो जिसका भी फ़ायदा होना चाहिए, बस फ़ायदा होना चाहिए यार किसी का भी, ठीक है, ऐसे टाइम पे। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दोबारा आपके लिए जो है सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा और जब भी मेरे को मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, मैं छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड करके डालता रहूँगा। और ऐसे ही मैं बड़े इंडियाज़ का भी डालूँगा, लेकिन वो थोड़ी बड़ी हो सकती है, 30 मिनट्स तक की अप्रॉक्स, ठीक है। वो तो उससे पहले थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि इन सब चीज़ों की मतलब ये इन शॉर्ट समरीज़ की वजह से या वैसे किसी की भी वीडियोज़ देख के या खुद से कैसे करके प्लान करके पूरा, और एवरेज स्टूडेंट, बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, मैं 70 से अबव मार्क्स ला सकता हूँ इन द FR, वो भी इस मुश्किल टाइम में जब मैं बीमार था या कुछ प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से मैं 20 दिन तक बेड पे था और अंडर द सर्विलेंस ऑफ द डॉक्टर। और एक दिन पहले ही मैं ठीक हुआ था पेपर से और मैं जाके पेपर दे के आया था ऑन द बेसिस ऑफ सम स्ट्रैटेजी आई हैव अडॉप्टेड। और उसके बाद बात ये नहीं है कि पेपर ईजी आया था या मुश्किल आया था, बात यह है कि इतने दिनों तक बुक ना टच करने के बाद भी कैसे मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट, लिटरली बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स 70 के आ सकते हैं। और मैं आपके साथ अपना आंसर शीट भी शेयर करूंगा कि किस तरीके से प्रेजेंट किया था। और ऐसे ही मैंने अपने IPCC में भी जो है एग्जामेशन लाया था उसी तरीके से प्रेजेंट करके, तो वही मेरा वे ऑफ रहा है प्रेजेंट करने का। तो आई थिंक इट्स फ्रूटफुल, और क्या पता मेरी तरह जो मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इंडियाज़ 105, दैट इज़ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। सबसे पहले तो ये जो हमारा इंडियाज़ है वो ये इस पे एप्लीकेबल, किस पे एप्लीकेबल होता है, जो भी जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। कहता है एसेट जो होना चाहिए वो आपका हेल्ड फॉर सेल होना चाहिए। और हेल्ड फॉर सेल का मतलब क्या होता है, जबकि उसका जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ सेल से आना चाहिए और किसी और यूसेज से नहीं आना चाहिए। मतलब उसको फर्दर यूज़ करने से उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं आने चाहिए। उस एसेट को यूज़ करके जो फ़ायदे होते हैं, वो जो हमें फ्यूचर में होते हैं फ़ायदे, वो जो है हमें यूज़ करके नहीं आने चाहिए, वो हमारे को सिर्फ और सिर्फ उसको बेच के ही आने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो आपको सेटिस्फाई करनी है, तो उसमें 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि एसेट जो होना चाहिए वो सेल के लिए, इमीडिएटली सेल के लिए होना चाहिए, मतलब जैसी कंडीशन में वैसे ही। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस अगर करने, जैसे साफ सफाई करवानी है घर वगैरह की या कोई मशीन वगैरह की, तो वो चलेगा, लेकिन इमीडिएट सेल के लिए होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, एंड लिखा हुआ है बीच में, ठीक है, एंड लिखा हुआ है और नहीं है, दोनों कंडीशन पूरी होगी तभी हम एसेट हेल्ड फॉर सेल दिखाएंगे। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि सेल जो है हाईली प्रोबेबल होनी चाहिए, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि सेल होगी। और वो कैसे पता चलेगा, मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए, मैनेजमेंट इज कमिटेड कि हम सेल करके ही मानेंगे। एक्टिव बायर को ढूंढ रहे हैं आप, मार्केटेड एट रीजनेबल प्राइस, मतलब आपने ऐसा नहीं है कि 10 लाख की प्रॉपर्टी का 1 करोड़ दाम रख दिया और हमने बोला हो हम तो इसको हेल्ड फॉर सेल रख रहे हैं इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रहे, इसलिए हम ये सब नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने हेल्ड फॉर सेल। नहीं नहीं, रीजनेबल प्राइस जो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस है उसके बेसिस पे आपने उसी को वही प्राइस बेचने के लिए आपने रखा हो। सेल जो है प्रोबेबल हो कि 12 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, मतलब आपकी पूरी कोशिश हो मैनेजमेंट की कि 12 मंथ्स के अंदर अंदर आप जो है सेल कर दोगे, ठीक है। और लो चांस होना चाहिए कि आपका प्लान बदलेगा, कि कल को आपका मूड अगर बदलता है कि हमें इस एसेट को नहीं बदलना, तो उसके बहुत कम चांस होने चाहिए। तो ये सारी कंडीशन जब आपकी पूरी होगी तब आप उसको हेल्ड फॉर सेल दिखाओगे। ये दोनों कंडीशंस, दिस वन एंड दिस वन। और उसके साथ साथ कि आपका जो है फर्दर यूसेज से ही नहीं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपका जो है सेल से ही आना चाहिए। तो ये जब कंडीशंस, ये जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो ये आपको मैंडेटरी ये सारे पॉइंट्स लिख के आने होते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। सेम डिट्टो ऐसे ही लिख के आना है। इसके बाद जब आपने अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होगी तो आपने क्लासीफाई कर दिया होगा उसे हेल्ड फॉर सेल। जब आप क्लासीफाई कर दोगे तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दोगे, ऑब्वियस बात है, जब यूसेज बंद हो गया तो डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दोगे। और उसकी वैल्यू जो है आप कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस CTS, दैट इज कॉस्ट टू सेल, विच एवर इज लोअर पे बुक करोगे हर क्वार्टर एंड कह रहा हूँ, जो भी आपका रिपोर्टिंग पीरियड होगा वहां पर आप क्या करोगे, वहां चेक करोगे उसका कैरिंग अमाउंट क्या आ रहा है। जो भी कैरिंग अमाउंट होगा, कैरिंग अमाउंट क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगना तो बंद हो गया, तो जो वैल्यू आ रही होगी वही होगी। या फिर फेयर वैल्यू लेस CTS, फेयर वैल्यू क्या होगी उस दिन की, और माइनस जो हमारा कॉस्ट टू सेल, अगर मैं एसेट को बेचने जाऊंगा तो मेरे क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, वो फेयर वैल्यू से माइनस कर दूंगा। उन दोनों में से जो भी लोअर होगा उस पर उसको वैल्यू लेके आ जाऊंगा, मतलब डिफरेंशियल अमाउंट जो होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी कैरिंग अमाउंट 10 रुपये आ रही है और फेयर वैल्यू लेस CTS मेरा 8 रुपये आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 8 रुपये पे लेके आ जाऊंगा वैल्यू को, ठीक है। और 2 रुपये का क्या करूंगा, रिवर्सल कर दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसके मतलब
मतलब एक शॉर्ट नोट में मैंने लिखा हुआ है, हम नॉर्मली एसेट को इंपेयर करते हैं जैसे हम करते हैं, ठीक है, वैल्यू पे दिखाएंगे, बस उसका नाम जो है डिक्लाइन, हाँ इसको हम प्यार से पता है क्या बोलते हैं, जो हम इसको करते हैं डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स लिखते हैं। मतलब वैसे तो अगर अमूमन हम देखें तो इंपेयरमेंट वर्ड यूज़ होता है, लेकिन जब एसेट हेल्ड फॉर सेल हो जाता है तो हम डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ द एसेट्स लिखते हैं आफ्टर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया आफ्टर क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, अब बात आ गई हमारे पास चेंज इन प्लान। अगर हमारा गलती से प्लान चेंज हो जाता है, मैनेजमेंट का मूड बदल जाता है कि नहीं यार मेरे को नहीं बेचनी है एसेट, तो उस दिन क्या होगा, तो आपने तो डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दिया था, तो जिस दिन हमने क्लासीफाई किया था उसको हेल्ड फॉर सेल, उस दिन जो वैल्यू आ रही थी, उस दिन जो वैल्यू आ रही थी, भले ही आपने कितनी बार चेंजेस आए हों, कितनी बार आपने चेंजेस करे हों, आज की दिन की नहीं देखनी, जिस दिन हमने हेल्ड फॉर सेल किया था, जिस दिन क्लासीफाई किया था हेल्ड फॉर सेल, उस दिन जो वैल्यू आ रही थी उस दिन तक, उस दिन से लेकर आज तक जिस दिन चेंज इन प्लान हुआ उस दिन तक का डेप्रिसिएशन आपको लगाना होगा। ठीक है, या फिर जो भी रिकवरेबल अमाउंट आज के दिन आ रहा होगा आपका एज ऑन टुडे, जिस दिन आपका प्लान चेंज हुआ, उन दोनों में से जो भी लोअर होगा उस वैल्यू पे आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, वो आपका वैल्यू ऑफ एसेट्स हो जाएगा। तो ये याद रखना, जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, जब भी हमारा प्लान चेंज होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, जिस दिन आपने उसको हेल्ड ऑफ और सेल क्लासीफाई किया था उस दिन जो भी वैल्यू होगी उसमें से माइनस करना है आपको डेप्रिसिएशन। ठीक है, और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर पे आपको लेके आना है, वो हमारी वैल्यू ऑफ एसेट हो जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस दिन क्लासीफाई किया था उस दिन की वैल्यू, क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं, बार बार इसको यहाँ पर हमने चेंज किया होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो गलत अमाउंट ले लेते हैं, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है डिस्पोजल ग्रुप। डिस्पोजल ग्रुप का मतलब क्या होता है, डिस्पोजल ग्रुप का मतलब होता है जब भी आप डिस्पोज ऑफ करते हो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, जो आपका मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, तो उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर उसके अलावा अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बोलते हैं तो जब जो ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो रहा था उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है, उसका P&L, उसका टैक्स, उसका EPS, उसका कैश फ्लो, उसका गेन और लॉस ऑन द फेस ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। तो जब भी आप किसी को डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, अगर आपने काम किया होगा इंडेस की लाइन में, अगर अपने आर्टिकलशिप में, तो आपको ये पता होगा कि जब भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसका सेपरेटली डिस्क्लोजर देने होते हैं, उसके P&L के, टैक्स के, EPS के, कैश फ्लो के, गेन और लॉस के, कैश फ्लो स्टेटमेंट के, नोट्स टू अकाउंट्स के, क्योंकि वो अब हम एक तरीके से पूरा का पूरा जो है हटाने वाले हैं, सेपरेट करने वाले। तो जब भी आपका मेजर लाइन ऑफ बिजनेस जाने वाला होता है तो उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर सब्सिडरी भी हमारी मेजर लाइन ऑफ बिजनेस थी, तो उसको अगर सब्सिडरी अगर हमारी अदरवाइज मतलब अगर वो मेजर लाइन बिजनेस है तो वो हमारा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन माना जाएगा, वरना वो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस अगर नहीं होगा तो हमारा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, मेजर लाइन ऑफ बिजनेस का पर्टिकुलरली मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको देसी भाषा में बताऊं तो जो हमारे रेवेन्यू में, जो हमारे एक्सपेंस में, मतलब बहुत ज़्यादा जो होता है इफेक्ट पड़ता है, जिसके होने ना होने से हमारी बैलेंस शीट को, P&L को इफेक्ट पड़ता है, तो उसे मेजर लाइन ऑफ बिजनेस बोला जा सकता है। अच्छा, अब क्या होता है जब हम डिस्पोजल कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से ना हमारा कुछ लॉस होता है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पॉइंट पे होता है कि उसकी वजह से हमारा लॉस होता है डिस्पोजल की वजह से। तो उसमें क्या होता है, हमें क्या करना होता है, गुडविल तो पूरा का पूरा जितना भी गुडविल का अमाउंट आ रहा था उसे राइट ऑफ कर देना होता है। ठीक है, उस लॉस को उससे सबसे पहले सॉर्ट ऑफ कर देना होता है। तो गुडविल के बाद कुछ, उसके बाद भी कुछ बैलेंस बचता है, तो फिर उसके बाद हमें इंपेयर करना होता है वो वाले एसेट्स, उसके बाद हमें इंपेयर करने होते हैं वो वाले एसेट जिसके ऊपर इंड AS 105 अप्लाई करता है। मतलब इंड AS 105 कुछ एसेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता है फॉर दिस पर्पस। ठीक है, फॉर दिस पर्पस वो अप्लाई ही नहीं करता है। मतलब तो फिर वो कौन कौन से एसेट हैं जिसके ऊपर इंड AS 105 अप्लाई नहीं करता है, मैं आपको बता दूं, इंड AS 109 के एसेट्स, जो इंड AS 109 है उसके ऊपर इंड AS 105 अप्लाई नहीं करता। इंड AS 12 जो हमारा वो क्या नाम है उसका, टैक्सेशन वाला है, इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स वाला, और इंड AS 41 जो हमारा बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे ये वाले एसेट्स होते हैं इन सब के ऊपर, इंड AS के ऊपर हमारा जो है इंड AS 105 अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इंड AS अप्लाई नहीं होता है। तो इन सब के ऊपर जब आपका इंड AS अप्लाई नहीं होता है तो इन सबको आपको क्या करना होता है, इनको कभी भी आपको इंपेयर नहीं करना होता है फॉर द पर्पस ऑफ लॉस ड्यू टू द डिस्पोजल। ठीक है, इसके अलावा आपका हाँ एक नोट्स में पॉइंट है, थियोरेटिकल पॉइंट है, अगर एसेट आपका जो है, अगर एसेट की कंडीशन ऑफ हेल्ड फॉर सेल कंप्लीट हो जाती है आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, देन इट शुड बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट्स। ऑब्वियसली बात है, उसे हमें नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब आपका बैलेंस शीट डेट के बाद है लेकिन अप्रूवल ऑफ अकाउंट से पहले, तो हम इंड AS 10 आता है उसके अंदर भी ये बात करते हैं, तो वहां पर आपको नोट्स टू अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा। दैट्स इट, ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया। बस ये वाला पॉइंट ध्यान रखना कि किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है फॉर द पर्पस ऑफ की इंपेयरमेंट करने के लिए। ठीक है, लॉस को सबसे पहले गुडविल से करना होता है और उसके बाद उनको उस लॉस को जितना भी बैलेंस फिगर बचा है गुडविल को सेट ऑफ करने के बाद उन एसेट्स को कम करना पड़ता है, उनकी वैल्यू प्रोपोर्शनेटली याद रखना, प्रोपोर्शनेटली उनकी वैल्यू कम करनी पड़ती है जिन पे इंड AS 105 अप्लाई करता है। दैट्स इट, ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू, शबा खैर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।